नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात बढ़ती महंगाई और महंगाई पर जारी सियासत की। पिछले एक महीने से लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम और पिछले 15 दिनों में एलपीजी के करीब 100 रुपए की बढ़ोतरी के बाद अब एमपी में लोगों को बिजली का महंगाई वाला करंट लगने वाला है। एमपी में बिजली करीब 2% महंगी होने वाली है। आम आदमी कोरोना काल में बढ़ती महंगाई से पहले ही परेशान है और सरकार अपनी दलीलें दे रही है, तो विपक्ष को सरकार को घेरने का बड़ा मौका हाथ लगा है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। दुनिया भर में कोरोना ने जहां कई लोगों की जान ले ली, तो साथ ही इस वायरस ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी। कई लोगों की नौकरियां चली गईं, तो कई की सैलरी में कंपनियों ने कटौती कर दी और अब रही सही कसर सरकारें महंगाई बढ़ाकर पूरी कर रही हैं। पहले पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दाम, फिर एक पखवाड़े में एलपीजी में करीब 100 रुपए की बढ़ोतरी के बाद अब एमपी के लोगों को बिजली का झटका लगने वाला है। दरअसल बिजली कंपनियों ने बिजली की दरें 5.7% तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था, जिसे एमपी विद्युत नियामक आयोग ने 1.98% की वृद्धि का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब हर यूनिट के लिए आपको 8 पैसे से लेकर 15 पैसे ज्यादा चुकाने होंगे। हालांकि सरकार ने हर महीने लगने वाला मीटर टैक्स माफ कर दिया है। पहले पेट्रोल डीजल, फिर गैस और अब महंगी बिजली की मार जनता पर पड़ने वाली है। बढ़ती कीमतों से आम आदमी और किसान परेशान हैं। रेट तो बढ़ा है, पर क्या है, अभी तो रोजगार तो चल नहीं रहा है। रोज ऐसे कोविड-19 में अब कुछ नहीं चल रहा है और उसके बाद रेट बढ़ गए तो कहाँ से भरेंगे। अभी तो खाने के लाले पड़े हैं, गैस के भी रेट बढ़ चुके हैं, बहुत परेशानी चल रही है। ये जो एक सरकार का रवैया है, ये पूरे तरीके से गलत है। जिस तरीके से कोविड के चलते इतनी लोगों में परेशानी हाहाकार का माहौल बना हुआ है, इसको देखते हुए जो भी सरकार ने निर्णय लिए हैं तो ये निर्णयों को वापस लेना चाहिए। जब गल्ला ही नहीं बिकेगा हमारा तेज रेट में, तो क्या बोलते हैं कि हम कहाँ से पूर्ति करेंगे बिजली की। पता मोड़ा मोड़ी पाला तुम्हारे बिजली का बिल दें या पेट्रोल का पेट भरें अपन हैं। महंगाई का मामला आम आदमी से जुड़ा है, इसीलिए विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो सरकार सफाई दे रही है। लगातार प्रदेश की जनता के ऊपर महंगाई की मार पड़ती जा रही है। अभी कांग्रेस के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने जा रही है। भगवान को सद्बुद्धि दे, ईश्वर सद्बुद्धि दे, ताकि ये महंगाई को रोकें और आम जनता को राहत दे सकें। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं, अन्यथा ये जो महंगाई है कोविड काल में, ये जनता पे बहुत भारी पड़ रही है। 15 महीने की अभी कुछ समय पहले कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी बिजली की उपलब्धता की क्या स्थिति थी वे जनता से छिपी नहीं है। आज हमारे किसान को भरपूर बिजली मिल रही है, शहरी क्षेत्र में भरपूर बिजली मिल रही है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम निर्बाध बिजली दें, किसानों को भरपूर बिजली दें, और ये मामूली सी बढ़त है। और साथ में मीटर, मासिक मीटर का किराया खत्म किया है, जो वास्तव में स्वागत योग्य है। अब सवाल ये है, अगर कोरोना से सरकार के खजाने पर असर पड़ा है, तो फिर आम आदमी की जेब भी खाली हुई है। सरकार महंगाई बढ़ा रही है, मगर आम आदमी अपनी आर्थिक स्थिति कैसे ठीक करे? और सवाल ये भी, क्या बढ़ती महंगाई के लिए दी जा रही सरकार की दलीलें आम आदमी के गले उतर रही हैं? प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। तो ये हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई और इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि पहले लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम, उसके बाद एक पखवाड़े के अंदर करीब करीब 100 रुपए महंगा हुआ एलपीजी सिलेंडर, और अब मध्य प्रदेश में बिजली के दाम भी बढ़ने जा रहे हैं। हालांकि मीटर के जो महीने के चार्जेस हैं उसमें कुछ कटौती की गई है, उससे कुछ आपको राहत मिलेगी, लेकिन बावजूद उसके आप रहेंगे घाटे में, क्योंकि आपको कुछ महंगी कीमतों पर बिजली मिलेगी। तीनों तरफ से महंगाई की मार पड़ रही है। लोगों के पास रोजगार की कमी है, जैसा आपने सुना। लोग खुद कह रहे हैं कि रोजगार, काम धंधे बंद हैं, अब बच्चे पालें कि इतनी महंगी चीजें चुकाएं। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ बीजेपी के विधायक मंदसौर से यशपाल सिंह सिसोदिया साहब, इसके साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री, कमलनाथ सरकार में पूर्व मंत्री, ऊर्जा मंत्री रहे प्रियव्रत सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया जी भी हमें डिबेट पे ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं।
पटेरिया साहब, यशपाल जी, प्रियव्रत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल यशपाल जी आपसे। यशपाल जी, खाना पकाना महंगा, गाड़ी चलाना महंगा और तो और पंखा कूलर चलाना भी महंगा। सर कुछ रहम करिए। आसिफ भाई, महंगाई बढ़ना और घटना कम होना और ज्यादा होना, और समय समय पर अगर हम बात करें एलपीजी गैस की या भारत पेट्रोलियम्स की, डीजल की, पेट्रोल की, ये घटत और बढ़त हिंदुस्तान स्तर पर, विश्व स्तर पर आते हैं, जाते हैं, कम भी होते हैं, बढ़ते भी हैं, घटते भी हैं। जहां तक बात आसिफ भाई विद्युत वितरण कंपनियों को लेकर के है, अगर 3 प्रमुख कंपनियां नियामक आयोग से राजस्व के घाटे की पूर्ति को लेकर के 2169 का राजस्व अंतर दर्शाते हुए 5.73% की वृद्धि आयोग के माध्यम से प्रस्तावित की जाना हो, और उसके बाद यदि 1.98% की दर वृद्धि विद्युत के बिलों के, विद्युत के उपभोक्ताओं के ऊपर अगर आहूत की जाती है, तो आसिफ भाई मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से नियामक आयोग ने विद्युत कंपनियों की जो मांग थी उसको कम करते हुए, दरकिनार करते हुए, और जैसे कि आपकी रिपोर्ट में भी आपने उल्लेख किया है, मीटर वाला मामला हो या आसिफ भाई, टैरिफ में सिर्फ वृद्धि नहीं है, कुछ रिलैक्सन भी है, कुछ यथावत भी उसको रखा गया। 30 यूनिट तक का खपत वाले 100 वाट के विद्युत भार तक के उपभोक्ता, घरेलू उपभोक्ता को इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। निम्न दाब उद्योग पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। विवाह समारोह, सामाजिक तथा धार्मिक कार्यक्रमों में अस्थायी संयोजन को लेकर के कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ई वाहन, ई रिक्शा, चार्जिंग स्टेशन, रेलवे स्टेशन आदि को लेकर के भी इसके ऊपर कोई भार नहीं पड़ेगा। आसिफ भाई, अस्थायी संयोजन बाबत विद्युत दरों को कम करते हुए इसकी 1 वर्ष की अधिकतम अवधि को बढ़ाकर 30 वर्ष भी किया गया है। आसिफ भाई, यदि 1.98 पैसे की अगर वृद्धि होती है तो चर्चा का विषय हो जाता है, लेकिन कुछ बिंदु आसिफ भाई इसमें ऐसे भी है। नहीं यशपाल जी, मैं तो देखिए बड़ी ध्यान से सुना मैंने आपको। यशपाल जी, मेरे मन में एक छोटा सवाल है आयोग के द्वारा। यशपाल जी, मैंने आपको बड़ी ध्यान से सुना, आपने सारा बताया कि इसमें कैसे आम आदमी पर असर नहीं पड़ेगा। मैं तो बड़ी छोटी सी बात पूछ रहा हूं सर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम स्थिर हैं, लगातार गिरे ही हैं 2014 के बाद से, लेकिन मध्य प्रदेश में पेट्रोल कम नहीं हो रहा, पहली बात। दूसरी बात, जो एलपीजी है उसकी कीमतें सरकार ही बढ़ाएगी सर, आम आदमी के बस में तो है नहीं सरकार कम करना या बढ़ाना। और तीसरी बात रही तक बिजली की बात, तो उसमें सर बिजली कंपनियां अगर कह दें 50% बढ़ोतरी करनी है, नियामक कह देगा नहीं 5% बढ़ोतरी करनी है, तो ये भी तय नियामक आयोग को ही करना है, सरकार को करना है, आम आदमी का इसमें भी हस्तक्षेप नहीं। आज जितनी दलीलें आप दे रहे हैं उतनी दलीलें जब कांग्रेस अपनी सरकारों में दिया करती थी तो उस वक्त ये दलीलें आपको पचती नहीं थी, या उनकी कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुआ करती थी, कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक हुआ करती थी? क्योंकि मुझे याद है एलपीजी महंगा तो सिलेंडर लेकर सड़क पर, पेट्रोल महंगा तो बैलगाड़ी लेकर सड़क पर, बाइक बैलगाड़ी पर रखकर आप लोग विरोध प्रदर्शन करते थे। आसिफ भाई देखिए, सरकारों के हाथ में बहुत कुछ चीज होती है, बहुत कुछ चीज नहीं होती है। अभी कोरोना के संकट में जहां एक और मध्य प्रदेश की सरकार की अगर मैं बात करूंगा तो किसानों का मामला हो, सड़क पटरी पर बैठने वाले छोटे व्यापारियों का मामला हो, व्यवसायियों का मामला हो, और इन सबको लेकर के जिस प्रकार से चला जा रहा है, जो उनको संबल दिया जा रहा है, संबल योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर से प्रारंभ की है। एक तरफ हम उन गरीब लोगों की चिंता कर रहे हैं, उन मध्यम वर्गों के लोगों की चिंता कर रहे हैं, और किसानों की चिंता कर रहे हैं। कोविड की इतनी बड़ी महामारी जो कमलनाथ जी की सरकार के समय में अनदेखी कर दी गई थी, कोई उनको लेकर के बैठकों का आयोजन नहीं हुआ, किसी प्रकार की चिंता नहीं की है। और आज स्वास्थ्य अमले में संसाधनों की कमी के बावजूद भी कोरोना की महामारी से जिस प्रकार से बजट खर्च हो रहे हैं, एक तरफ से रिलैक्सन भी दिए जा रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में श्रमिकों का ध्यान रखा जा रहा है, मध्यम परिवार के लोगों का ध्यान दिखाया जा रहा है, तो अगर आप देखते हो ये सारी लड़ी चुनौतियों के रूप में वर्तमान दौर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मौजूदा सरकार को प्राप्त हुई है। और इसकी लड़ाई लड़ते अगर 1.98 पैसे की वृद्धि हुई है तो मैं आसिफ भाई समझता हूं नहीं, उसमें आपने एक आंकड़ा तो पकड़ लिया यशपाल जी, मैं लौटता हूं उस पर आपके पास, क्योंकि एलपीजी जो 100 रुपए महंगी हुई एक पखवाड़े के अंदर 15 दिन के अंदर, उसका भी जरा ख्याल रखिए सर। मैं लौट रहा हूं उस पर आपके पास। प्रियव्रत सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं।
प्रियव्रत जी, जब तक आप विपक्ष में थे तब तक आप कहते थे एमपी के लोग सबसे महंगा पेट्रोल खरीदते हैं पूरे देश में। आपकी ठीक है, प्रियव्रत सिंह के पास भी हम चलेंगे, उनसे भी संपर्क कट गया है हमारा। शिव अनुराग पटेरा सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। पटेरा साहब, देश में ऐसे भी राज्य हैं और वो बीजेपी शासित राज्य हैं जहां सरकारों के पास राजस्व के लिए शराब का से आने वाला टैक्स नहीं है, क्योंकि वहां शराबबंदी है। गुजरात और बिहार की मैं बात कर रहा हूं, कुछ और भी स्टेट हैं। मध्य प्रदेश में अभी शराब से भी टैक्स आता है और बहुत बड़ा जो एक हिस्सा है टैक्स कलेक्शन का, उसमें आबकारी शराब एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इतना सब होने के बाद भी अच्छी बात है कि आपकी प्राथमिकता में किसान और गरीब हैं, लेकिन इस कोरोना काल में मध्यम वर्गीय भी मध्यम वर्गीय नहीं रहा, वो निम्न मध्यम वर्गीय हो गया या फिर वो भी गरीब हो गया है। उसका ख्याल रखा जाना चाहिए कि नहीं? आसिफ साहब, ख्याल तो सबका रखा जाना चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत है कि सरकारों को जो सहज समुदाय लगते हैं जिन पर टैक्सेशन लगा दिया जाता है, जो पैसे देते हैं उनसे आप और पैसा खींचने की कोशिश करते हैं लेकिन जो लोग कटिया डाल के बिजली का उपयोग करते हैं, मध्य प्रदेश में लाइन लॉस जो है 20% से ज्यादा होता है। कई बार से वो सरकार कम बताती, कभी कोई कंपनी ज्यादा करती है। कई इलाकों में, अगर हम कंपनियों की बात छोड़ दें, कई इलाकों में 50% तक लाइन लॉस है। वहां से तो आप पैसे वसूल नहीं पाते। पूरी भोपाल में बिजली चोरी का नंगा नाच होता है। जो लोग चोरी करते हैं उनको आप संरक्षण देते हैं कि उनका अपना वोट बैंक होता है, लेकिन जो पैसा देता है उस पर और मार आपकी डाली जाती है, क्योंकि वो उस किस्म का वोट बैंक नहीं। झुग्गी एक वोट बैंक है, किसान एक वोट बैंक है, तो उनको आप मदद करते जाइए। लेकिन जो ईमानदार टैक्स पेयर है, ईमानदार आदमी हैं, जो ईमानदारी से बिजली का बिल जमा करता है, उस पर और बोझ डालते जाइए। वो एलपीजी भी लेगा, क्योंकि उसको लकड़ी काट कर चूल्हा नहीं जलाना है। उसको एलपीजी भी 100 रुपये महंगी मिलेगी, उसको पेट्रोल भी महंगा मिलेगा। लेकिन जो लोग कटिया डालेंगे, जो लोग जंगल से लकड़ी लाएंगे, जो लोग दूसरे धतकर्म करेंगे, उन सब के लिए आपके पास छोटे दिक्कत है। सरकारों की प्राथमिकताएं सिर्फ वोटों के साथ बंध गई हैं और उसी का नतीजा है कि आम आदमी अब प्राथमिकता में नहीं रह गया है। कोरोना में अगर संपत्ति का ह्रास हुआ है या राजस्व का पूंजी ह्रास हुआ है तो सरकारों का हुआ है, तो आम आदमी का भी हुआ है। आम आदमी की तनख्वाह, मेरे जैसे आदमी की तनख्वाह 60% कम हो गई हैं। तो अब अगर पैसा कम होने के बाद भी, अगर कहते ना कि दुबरे और 2 अषाढ़, यानी दुबले तो वैसे ही थे, वो 2 अषाढ़ और आ गए हैं, हमारे बुंदेलखंड में बोलते हैं। तो मुसीबतें एक के बाद एक आ रही हैं। मुझे लगता है सरकारों को सहिष्णु रवैया अख्तियार करना चाहिए। अगर आपको टैक्स बढ़ाना है तो इंडस्ट्रीज में बढ़ाइए। इंडस्ट्रीज को बिजली देते हैं, जो उद्योगों के लोग हैं, आम आदमी पे क्यों बढ़ाते हैं? मुझे लगता है क्योंकि आम आदमी चुकाता है। आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बढ़ाइए, जो पानी के बिजली के बिल सब हमसे वसूलते हैं, लेकिन बिजली का बिल नहीं जमा करते। कई सरकारी इमारतों पे कई लाख कई करोड़ का बिजली और पानी का बकाया रहता है, वहां वसूलने की बजाय आम आदमी की जेब काटी जा रही है। शिव अनुराग पटेरा साहब, मैं लौट रहा हूं आपके पास। प्रियव्रत सिंह जी, आपके पास आ रहा हूं। प्रियव्रत जी, जब तक आप विपक्ष में थे तब तक पेट्रोल डीजल आपको महंगा लगता था। आपकी सरकार आई, आपके मैनिफेस्टो में शामिल था जैसे ही सरकार में आएंगे पेट्रोल डीजल कम कर देंगे दाम। और उस वक्त जब आप सरकार में आए तब तक कोरोना ने भारत में दर्शन नहीं दिए थे। कोरोना की यहां पर शुरुआत नहीं हुई थी, उसके बावजूद हम तो ताकते रह गए साहब। आप आए, चले गए, कोई राहत नहीं मिली हमें। देखिए, पेट्रोल डीजल के जो भाव का मामला है, आज की जो सरकार है और आज के समय में जो दर होनी चाहिए पेट्रोल और डीजल की, लगभग अगर आप टैक्सेस को हटा दें तो 28 रुपए से 31 रुपए के बीच में दर फ्लक्चुएट करती है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। अगर हम उससे कंपेयर करें और हमारे जो गवर्नमेंट के टैक्सेस हटा दें, अगर वर्तमान सरकार चाहे केंद्र की हो या हमारे प्रदेश की हो, अपने थोड़े बहुत टैक्स अगर कम करे तो एक अच्छे मूल्य में यहाँ आम उपभोक्ता को पेट्रोल और डीजल मिल सकता है। तो इसमें अब सरकार को कदम उठाना चाहिए। वो कदम उठाना नहीं चाहते हैं और पेट्रोल और डीजल के माध्यम से ही सारे टैक्सेस वसूल करके और जितना कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव सुझाव आपने सरकार को दिया, आपको बीच पे मौका मिला, मैंने इसीलिए तो आपसे पूछा। अब आप यहाँ गुजारिश कर रहे हैं, उस वक्त आप फैसला लेने की स्थिति में थे, आपने क्यों नहीं कर दी मेहरबानी जनता पर? सर देखिए, मध्य प्रदेश एक कठिन दौर से गुजर रहा था। हमें 15 महीने का समय मिला, एक अल्प समय मिला, कई सारे डिसीजन हम लोग नहीं कर पाए। उसका कारण था कि आर्थिक स्थिति सरकार की भी खराब थी और सरकार की आर्थिक स्थिति को मजबूत रखना हमारा फर्ज था। पर जो टैक्सेस बाद में बढ़ाए गए उनके बारे में भी तो बात करिए, जो वर्तमान सरकार ने बढ़ाए हैं। कोरोना काल में जो बढ़ाए गए हैं, जो केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने बढ़ाए हैं।
ठीक, मैं लौट रहा हूं इस पर आपके अगर पास। हमारी कोई नाकामी थी तो उसका मतलब ये नहीं कि उस नाकामी के लिए आप ये कह दें कि इसमें और बढ़ा दिया जाए कुछ। नहीं, मैं लौटता हूं आपके पास प्रियव्रत जी। यशपाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सर, सरकार पेट्रोल डीजल को बहुत गैर जरूरी समझती है क्या? एक तो इतना महंगा वैट, ऊपर से उस पर जीएसटी, एसजीएसटी और सेंट्रल का जीएसटी, उसके बाद फिर आप उसमें एडिशनल टैक्स मध्य प्रदेश में और वसूलते हैं। मना कर दीजिए अगर आप नहीं वसूलते हैं। पेट्रोल डीजल आप जानते हैं कि जब बढ़ता है, बिजली बढ़ेगी तो एक घर में कीमत बढ़ेगी, एलपीजी बढ़ेगा तो रसोई का बजट बढ़ेगा, लेकिन जब आप पेट्रोल डीजल बढ़ाते हैं तो फिर रोज ऑफिस दफ्तर जाने वाले सार्वजनिक वाहनों का भाड़ा भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगा साहब, हमको चुकाना पड़ेगा। सब्जियों का भाड़ा बढ़ेगा तो सब्जियां महंगी हो जाएंगी, हमको चुकाना पड़ेगा। आसिफ भाई देखिए, वर्तमान दौर में राजस्व की हानियां, राजस्व का नुकसान, राजस्व की भरपाई इस कोरोना काल के संकट में नहीं हो रही है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अगर पूरे 3-4 महीने तक परिवहन विभाग की जो यात्री बसें हैं, अगर वो नहीं चलती है तो उम्मीद वो भी करते हैं और उनकी उम्मीद पूरी भी करी कि 5 महीने तक हमने गाड़ी को सरेंडर रखा है, हम टैक्स नहीं देंगे। सरकार ने उनकी बात मानी। अगर आप ये कहें कि अन्य ऐसे टैक्सेशन थे जिनकी मांगे थी कि साहब इनके नहीं करने के कारण से हम आपका राजस्व, शराब के ठेके, अब आप देखिए किन परिस्थितियों में शराब के ठेके हुए थे, किस प्रकार से शराब के दुकानों को, जिस प्रकार से सरकार ने 3-3, 4-4 महीने का छूट दे करके जो काम किया था, राजस्व की हानि शराब में हुई, आबकारी विभाग में हुई है, परिवहन विभाग में हुई है। और आप जानते हैं कि कोरोना के कालखंड में जिस प्रकार से जो रेवेन्यू आना चाहिए था वो नहीं आया, इसलिए घाटा तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से बढ़ा है। और इसीलिए बाजार से जो कर्ज लिया जा रहा है और जिस प्रकार से टैक्स बढ़ाने की बात अभी जैसे आप कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल को लेकर के, अभी आसिफ भाई अन्य जो चीजें हैं उन चीजों को उभरने के लिए, उनको उभारने के लिए, और मैं तो कमलनाथ जी की सरकार के समय की भी बात करूंगा। अभी प्रियव्रत जी बोल रहे थे, कई सरकार की जन कल्याणकारी और लोक कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया गया था। तब तो कोरोना भी नहीं था, तब तो टैक्स नहीं दिए जाने वाली मानसिकता भी नहीं थी। आज तो लोग इस बात को लेकर के, आसिफ भाई कहते हैं कि हमारी दुकान 4 महीने तक बन रही, 6 महीने तक बन रही, हमको बिजली में रिलैक्सेशन दिया जाए, हमको घरों में हमारा तो वो तो आपसे सब रात मांगी रहे थे, रात के बदले हमको तो महंगाई की सौगात मिली। 30 सेकंड दे पाऊंगा मैं आपको। पटेरिया साहब, छोटा सा मेरा सवाल आपसे ये है, सरकार है, विभागों की चिंता करता है, सरकारी बसें नहीं चली तो हमारे पास राजस्व नहीं आया, और वो प्राइवेट आदमी जो बस में काम करता है, जिसकी 6 महीने बस नहीं चली, और जैसे ही बस चलनी शुरू हुई आपने डीजल बढ़ा दिया। अब सरकार किराया बढ़ाएगी नहीं, डीजल बढ़ा दिया, वो क्या करे? कैसे बढ़ेगी तनख्वाह उसकी? कैसे लौटेगा पटरी पे? देखिए, मुझे लगता है सरकार की अपनी मजबूरियां हैं, सरकार के पास टैक्स का शॉर्टफॉल है, लेकिन सरकार को लोकप्रिय योजनाओं में कटौती करते हुए लोक उद्धारक योजनाओं में पैसा खर्च करना चाहिए। अगर आप अपने पीपीआर पर पैसा खर्च करेंगे तो निश्चित तौर पर जो वैल्यू एडिशन सर्विसेज हैं उनका प्रभाव पड़ता है। सरकार को तर्कसंगत तरीके से पैसा अगर खर्च करेगी तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फिर भी मैं गुजारिश करूंगा, सरकार बड़ी चीज है, सरकार को अपने खर्चों को नियंत्रित करते हुए, बड़े नौकरशाहों की तनख्वाहें कम करते हुए, मंत्रियों विधायकों की तनख्वाहें कम करते हुए छोटे लोगों को मदद करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, आज छोटा तबका बहुत परेशान है, बहुत हैरान है, मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय हो गया है और निम्न मध्यम वर्गीय गरीबों में तब्दील हो गया है। सबसे बड़ी संकट ये है कि बड़ी बड़ी बातें बीजेपी कांग्रेस दोनों के नेता करते हैं, लेकिन असली उसमें जब तक विपक्ष में होते हैं तब तक सब कुछ महंगा दिखता है, सरकार में आते हैं फिर वो मजबूरियां बन जाती हैं, वो बात इधर की हो या उधर की। बिल्कुल। बहुत धन्यवाद आपका सर, वक्त खत्म हो गया। प्रियव्रत सिंह जी, थोड़ा मैं आपको और वक्त देता लेकिन कुछ सिग्नल का प्रॉब्लम रहा, वक्त ज्यादा दे नहीं पाया मैं आपको, वक्त खत्म हो गया। यशपाल सिसोदिया साहब बहुत धन्यवाद आपका, प्रियव्रत जी, शिव अनुराग पटेरिया साहब बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।